नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी प्लस में आपके लिए हम लेकर आते हैं प्रॉपर्टी जगत से जुड़ी अहम खबरें और इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ उन खबरों का बारीक विश्लेषण। कल बजट डे है, तो लिहाजा इस पूरे प्रोग्राम में हमने फोकस किया है रियल्टी सेक्टर की विश लिस्ट पर। शो की शुरुआत करेंगे बुलेट पॉइंट्स के साथ। घर खरीदारों का सेंटिमेंट ऑल टाइम हाई पर। नाइट फ्रैंक इंडिया, फिक्की और नरेटको के सेंटिमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में दावा। 2021 की चौथी तिमाही में 65 पर रहा सेंटिमेंट इंडेक्स। सर्वे में शामिल 75% ने मानी इकोनॉमिक मोमेंटम के स्टेबल रहने की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट से ज्यादा की उम्मीद है। इस बजट एनआईपी का दायरा और बढ़ने की उम्मीद। टाटा प्रोजेक्ट्स ने गिनाई इंफ्रास्ट्रक्चर की विश लिस्ट। स्ट्रक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्वामी फंड का दायरा बढ़ाने के हों प्रयास। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को फंडिंग के लिए स्ट्रेस फंड से मिले 50% हिस्सा। वित्तीय एक्सपर्ट ने फंडिंग बढ़ाने के दिए सुझाव। डिमांड साइड टैक्स छूट और सप्लाई साइड बेहतर इंसेंटिव से बढ़ेगी रियल्टी सेक्टर में रौनक। बजट में रियल्टी सेक्टर की उम्मीदों पर रह सकता है वित्त मंत्री का फोकस। मॉल में पार्किंग शुल्क को लेकर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया शॉपिंग मॉल में पार्किंग शुल्क को माना अवैध। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को। बुलेट पॉइंट्स के बाद प्रॉपर्टी प्लस में अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। रियल ट्रेंड्स में जानने की कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीदें क्या हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाटा प्रोजेक्ट्स के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हिमांशु चतुर्वेदी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे कि वैसे बीते तमाम बजट में हमने देखा कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी मजबूत रहा है। आशा है इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिल सकती है। तो सबसे पहले बताइए कि इस बजट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ उम्मीदें कर रहा है। धन्यवाद दीपक जी। आपने बिल्कुल सही बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी फोकस है गवर्नमेंट का। एंड उसका रीजन ये भी है क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद अगर देखें तो सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मिलता है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आप ले लें, इसकी जो कनेक्टिंग जो बिजनेसेस हैं, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है इसमें। आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में काफी ज्यादा मिलता है, तो फोकस एरिया रहता है। एंड मेरी उम्मीद है, आई थिंक जिस तरह से लग रहा है बातों से और कि गवर्नमेंट का इस बार भी एलोकेशन ज्यादा ही होगा। आई थिंक अगर हम देखें इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन ही करीब 13-14% करीब रहा है, तो अगर रियल ग्रोथ देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन होगी कि कम से कम 30% तो और एलोकेशन होना चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो आई थिंक दैट्स द मेन डिमांड। और जहां तक उसकी फंडिंग की बात है, गवर्नमेंट उसमें काफी ऑलरेडी स्टेप्स ले रही है। जो पूरा डाइवेस्टमेंट हो रहे हैं और इनविट्स आ रहे हैं, उनके थ्रू उनको फंड किया जाए प्रोजेक्ट्स को, तो वो स्टेप ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। एंड थर्ड स्टेप आई थिंक मेन होगा जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का। आई थिंक ये एक पॉइंट है, मैं हम आपसे जब भी बात होती है मैं उस बारे में बात करता हूँ, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट ये इशू सेक्टर के लिए, कि लिक्विडिटी कैसे इंप्रूव की जाए सेक्टर में। जाहिर है सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा खर्च किया है, लेकिन जो 5 साल में इंफ्रा में 100 लाख करोड़ खर्च करने की बात हुई थी, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्या सब कुछ ऑन शेड्यूल रहा है? आप अगर देखें कि जैसे सरकार ने पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का जो अलोकेशन किया था, अगर पहले 9 महीने देखें तो उसमें करीब 50% से कम उसकी खपत हुई है। 49% मैंने नंबर देखा था। तो 9 महीने में 50% से कम हुआ है, तो आई थिंक उम्मीद लगता नहीं है कि पूरे 5.5 लाख करोड़ खर्च हो पाएंगे। मेरे हिसाब से उसका मेन कारण ये भी हुआ कि जो सपोर्टिंग सिस्टम है, और जितने प्रोजेक्ट देखें आप, हालांकि बड़ी कंपनीज कर रही होंगी, लेकिन उनका जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, इसमें काफी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एसएमई सेक्टर का होता है, लघु और मध्यम उपक्रमों का। एंड वहां पे ये उन पे कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। और पहले ही ऑलरेडी जैसे एनबीएफसी, जब से आईएलएफएस की क्राइसिस हुई थी, एनबीएफसी फंडिंग कम हो गई थी, तो ये जो एसएमई सेक्टर है उसमें ऑलरेडी स्ट्रेस था। उसके बाद ये कोविड आ गया है, और फिर जीएसटी का जो कैश प्रेशर आता है, जीएसटी उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एसएमई सेक्टर में इस समय स्ट्रेस ज्यादा है। तो जिस
जिस प्रपोर्शन में पहले वो सपोर्ट कर पा रहे थे कैश फ्लो बेसिस पे प्रोजेक्ट्स को, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरत है भारी भरकम निवेश की, तो दूसरी ओर लोगों को सुनिश्चित गारंटी रिटर्न वाला निवेश भी चाहिए। ऐसे में क्या सरकार को इंफ्रा सेक्टर के लिए कोविड बॉन्ड या इसके सिमिलर बॉन्ड लाने की जरूरत है? एक बात, और इसी के साथ चीन से बड़े स्तर पर फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या भारत का इंफ्रा सेक्टर उन निवेशकों के लिए विकल्प बन सकता है? श्योर। सो मैं पहला चाइना वाला आपका क्वेश्चन लूंगा। आई थिंक बिल्कुल सही बोला आपने, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे देश के लिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं। हमने काफी ग्रोथ करी है सर्विसेज सेक्टर में, तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है, तो उसमें जो मेकअप करने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एंड इस समय जो चाइना एक्सपोर्ट पावर हाउस है वर्ल्ड का, उसमें अगर उसका कुछ परसेंटेज भी अगर हम अपनी तरफ ले पाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड होता है और लॉन्ग टर्म होता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड होता है एज कम्पेयर टू जो हम सर्विसेज के थ्रू ग्रोथ कर रहे हैं। एंड उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाई हैं, उसका काफी अच्छा रिसेप्शन दिख रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेक्सटाइल में बात कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा सरकार स्टेप ले रही है एंड इसमें और भी काफी गुंजाइश है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा, जहां तक कोविड रिलेटेड बॉन्ड का सवाल है, आई थिंक ओवरऑल जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, राइट, एंड इस हिसाब से मैं फिर से बोलूंगा कि काफी सही डायरेक्शन में जा रही है सरकार। क्योंकि शुरू में जब NIP प्रोग्राम आया था तो थोड़ा डाउट थे कि वो इतना 100 लाख करोड़ पैसा कहाँ से मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो पूरा जो डिसइन्वेस्टमेंट साइकिल जो चली है, उसको लेके जो फाइनेंस हो रहे हैं, इनविट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, NHAI कर रही है, पावर ग्रिड ऑलरेडी कर चुकी है, बाकी और कई पब्लिक सेक्टर में इनविट्स प्लांट हैं जी। तो अलग से कोविड बॉन्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई थिंक वो बहुत सही डायरेक्शन है। बिल्कुल, तो जैसे बीते कुछ वर्षों में हमने इंफ्रा सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ता हुआ देखा है, उसी तरह इस बार भी NIP का दायरा बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की समय सीमा को लेकर भी ऐलान हो जाए तो और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का और समझने की कोशिश करते हैं कि रियल्टी सेक्टर में फाइनेंस को लेकर जो दिक्कतें लंबे समय से बरकरार हैं, उनको देखते हुए फाइनेंस एक्सपर्ट्स बजट से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित गोयनका, MD निसस फाइनेंस। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मेरा पहला सवाल आपसे, और सबसे बुनियादी सवाल भी यही है कि रियल्टी सेक्टर की विश लिस्ट क्या है और किन ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं? दीपक जी, इस बजट पर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं और रियल एस्टेट उस चीज से परे नहीं है। 2.25 साल की कोविड की मार के बाद काफी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं कि अब ये जो अब एक रिकवरी ग्रोथ का पीरियड आएगा, उसमें बजट का बहुत बड़ा सहयोग मिल पाए। तो पहली बात तो जो ग्राहकों का एक उत्साह बढ़ाना जरूरी है, और उसके लिए बहुत साल से, और अब इस समय तो और भी कोविड को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी हो गया है कि कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लाए जाएं। ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी सरल कर दिए गए हैं टैक्सेशन की तरीके, मगर अब एक रिफॉर्म के तहत अगर होम लोन को और थोड़ी सी छूट दी जाए, थोड़ा सा और उसका लिमिट टैक्स डिडक्शन में बढ़ाया जाए, जो आज तक 2 लाख तक कैप्ड है, उसको अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक ले जाएं, तो उससे जो पैसा रकम बचेगी वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली रियल एस्टेट में वापस निवेश होगी, और ये बेनिफिट जो है वो सेकंड और थर्ड होम्स को भी उपलब्ध कराएं। लाइकवाइज हम रेंटल हाउसिंग की बात करते हैं तो रेंट पे एक डीम्ड टैक्स है, उसको छूट देकर बल्कि एक रेंटल स्कीम को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमने मॉडल रेंट कंट्रोल एक्ट देखा, हमने ARHC का भी मॉडल एक रोल देखा, मगर उसको अब आगे हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उसके लिए काफी इंसेंटिव्स या टैक्स बेनिफिट्स अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो अगर उसको, जो रेंटल हाउसिंग है, अगर उसको हम इंक्लूड करें हमारे टैक्सेशन फ्रेमवर्क में और बेनिफिट्स में, तो डेफिनेटली उत्साह और बढ़ेगा। जो खाली खाली घर पड़े हैं वो रेंट्स पे जाएंगे और एक हाउसिंग फॉर ऑल की जो एक मंशा है उसको आगे बढ़ावा मिलेगा।
अमित जी, जैसा कि आप बेहतर समझते हैं कि रियल्टी सेक्टर में प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर अब भी दिक्कतें बनी हुई हैं, खासकर स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए। पिछले बजट ऐलानों से स्वामी फंड अस्तित्व में आया। स्वामी फंड के लिए करीब 225 प्रोजेक्ट को फाइनेंस अप्रूवल मिला है, जिसमें करीब 17,000 करोड़ का फंड अटके प्रोजेक्ट्स के लिए सुनिश्चित हुआ है। इसके जरिए अगले 1 साल में करीब 25 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। लेकिन सर, स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स की समस्या ज़्यादा विकराल है। इसको देखते हुए क्या ऐलान होता देख रहे हैं आप, या होना ज़रूरी है? ये बहुत अहम सवाल है दीपक जी, क्योंकि अब ये आप इसको कल्पना करिए कि देश में अगर एक ही बैंक होता, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्वामी फंड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत चलाया जा रहा है, और अगर देश में एक ही बैंक होता और सारे प्रोजेक्ट्स को अगर एक ही दरवाजे पे जाना पड़ता, तो आप सोचिए कितनी रफ्तार से देश का निर्माण हो पाता। अब जो बैंक्स हैं, अब उनको सेकंड चार्ज में आना होगा, क्योंकि स्वामी फंड का या जो सरकार का एक जो दायरा है वो ये कहता है कि जो पुराने लोन्स है उनको एग्जिट नहीं दिया जा सकता। तो जो बैंक्स हैं, एआरसी से बाकी अन्य निवेशक या लेंडर्स बैठे हुए हैं प्रोजेक्ट में, वो इस बात से सहमत नहीं होते कई बार, और उसके लिए एक और फंड का निर्माण करना जरूरी है। जैसे हमने बैड लोन्स के लिए एनएआरसीएल का निर्माण देखा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, उसी तरीके से एक इक्विटी फंड का निर्माण जरूरी, जो ये जो रियल एस्टेट के बैड लोन्स हैं वो अक्वायर कर सके, उसके ऊपर जो है फिर स्वामी फंड अपना रुपया लगाकर वो प्रोजेक्ट खत्म कर सके, जो बाकी की जो रकम है वो इस इक्विटी फंड को उपलब्ध हो, तो उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्वामी फंड के वैल्यूएशन में भी अगर मार्जिन नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलते। तो आई थिंक ये दोनों ही एक सोल्यूशन की जरूरत है। सिर्फ केवल सिर्फ कंस्ट्रक्शन फाइनेंस या लेंडिंग करके काम नहीं बन पाएगा। अमित जी, एक और अहम सवाल है कि चीन में रियल्टी डिफॉल्ट्स के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स चीन के रियल्टी मार्केट से अपना निवेश कम कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय बाजारों में उन्हें अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं और भारत में वो निवेश को लेकर पॉजिटिव हैं। बजट में या इसके बाद इस भारी निवेश को भुनाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? ठीक बात है दीपक जी, हमने एवरग्रांड की जो समस्या देखी उससे काफी भय है चाइना में, और उसका जो फायदा है वो डेफिनेटली भारत को मिल सकता है। उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो आपको एक कॉन्फिडेंस मेजर क्रिएट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन या एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है रियल एस्टेट में। रेरा डेफिनेटली एक प्रोसेस है, मगर आपको और भी चीजों का वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि रेरा जो है वो पूरी तरीके से इस समय एम्पावर्ड नहीं है इन्वेस्टर की समस्या से डील करने के लिए। तो अभी ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो अगर इन्वेस्टर को दिक्कत आए, तो होम बायर को दिक्कत आती है वो डेफिनेटली रेरा के पास जा सकता है। इन्वेस्टर को दिक्कत आती है, उसको पता नहीं होता कहाँ जाना। दूसरा, जो डेट कैपिटल है, जो एक लोन है या जो कर्ज की जो एक रकम होती है, वो काफी भारी मात्रा में जो निवेश होता है वो प्योर इक्विटी नहीं होता, वो कर्ज के बतौर भी जाता है। इस समय ना हमारे यहाँ ईसीबी बैंड है, तो अगर हम कर्ज भी लेना चाहे, हम सब जानते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया विश्व में शून्य के बराबर हो चुका है, तो बहुत रकम आ सकती है। हमने बॉन्ड्स रेज होते हुए देखे हैं, 4, 5, 6% में अच्छे खासे बॉन्ड्स रेज हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स रेज हुए। हमने देखा है बड़ी एंटरप्राइजेस, रिलायंस हो या रीट्स भी हों, एम्बेसी की, उन्होंने बहुत ही कंपेटिटिव रेट्स में बॉन्ड्स रेज किए हैं। तो अगर ये बेनिफिट जो है वो रियल एस्टेट को इन जनरल भी दिया जाए, सिर्फ रीट्स को ही नहीं और सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही नहीं, मगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को भी दिया जाए, तो बहुत बड़ा वो जो रकम है वो बॉन्ड्स के बतौर इंडिया में वो रियल एस्टेट में भी लग सकता है। बिल्कुल, यानी नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग आसान करना एक बात है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स को लास्ट माइल फंडिंग के लिए अकेले स्वामी फंड के भरोसे बैठने के बजाय दूसरे वर्टिकल्स बनाने की जरूरत है, ताकि रियल एस्टेट बैड लोन्स के लिए कोई रास्ता निकले। बड़ी बात, ईसीबी के जरिए सस्ती दर में एक बड़ा फंड फ्लो रियल एस्टेट में पंप हो सकता है, उस पर भी विचार हो। तो फंडिंग को लेकर अमित जी, आपकी जो मांगे हैं, हम भी आशा करते हैं कि वित्त मंत्री उन पर विचार करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। बजट की उम्मीदों पर खबरें जारी हैं। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। आपने रियल्टी सेक्टर में फंडिंग से जुड़ी दिक्कतों और उम्मीदों को जाना।
इंफ्रा सेक्टर की उम्मीदों को भी जाना। अब समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि डेवलपर्स, होम बायर्स और रिटेल सेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स इस बजट में किस तरह की उम्मीदें जता रहे हैं। क्या ऐसी मांगे या मुद्दे हैं जिन पर वित्त मंत्री का फोकस होना ही चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कॉलियर्स इंडिया के एमडी एडवाइजरी सर्विस शुभंकर मित्रा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुभंकर जी, मेरा पहला सवाल कि जब हम डेवलपर से बात करते हैं तो उनकी विश लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, फिर चाहे सीएलएस स्कीम को बढ़ाने की बात हो, टैक्स छूट की बात हो, रॉ मटेरियल और अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी में छूट से जुड़े मुद्दे हों। डेवलपर्स, होम बायर्स और पूरी इंडस्ट्री को बैलेंस करते हुए हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए आप किन मांगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं? सबसे पहले तो मैं होम बायर्स की बात करूंगा, जो मध्यम क्रम के होम बायर्स हैं पूरे भारत में। और आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, जहाँ पे हाउस प्राइसेस फिक्स्ड है, उस हिसाब से एक आम हाउस होल्ड को साल में 8 से 10 लाख या 12 लाख रुपए का ईएमआई भरना पड़ता है साल का, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंबाइंड है। उसके आगे उनको इनकम टैक्स में रियायत मिलता है सिर्फ 2 लाख रुपए का। तो अगर इसको बढ़ाया जाए 3 से 5 लाख के बीच में, एक तर्कसंगत एक बनाया जाए, तो उससे काफी फायदा होगा, मध्यम वर्ग को काफी बेनिफिट मिलेगा और एक उसमें डिमांड बूस्ट आएगा। डिमांड बूस्ट आएगा तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। ये एक बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि सरकार का ये जोर रहा है कि उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के ऊपर एक काफी एम्फेसिस रहा है उनका हाल के दिनों में, और एक टारगेट भी है प्रधानमंत्री का, हाउसिंग फॉर ऑल। तो उस क्रम में जो रेंटल हाउसिंग है, उसमें हालांकि अभी कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेंटर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर इसके लिए अगर कुछ एक ठोस फाइनेंशियल या फिस्कल सपोर्ट प्लान बनाया जाता है, ताकि एक जो रेंटल हाउसिंग स्कीम है जिसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा रेंटल हाउसिंग का स्टॉक डेवलप हो सके, तो ये दो चीज है मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद साबित होंगे फॉर एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव। शुभंकर जी, पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल सेक्टर ने उठाया है। ओमिक्रॉन के डर से अभी भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो रिटेल सेक्टर के लिए इस बजट किस तरह के ऐलान की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, रिटेल में दो तरीके का है। एक तो जिनका ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेगमेंट में है, कुछ सारे ई कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस किया है ये लॉकडाउन के दौरान। जो दिक्कतें आई है वो फिजिकल रिटेल, ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल जिसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आई है। पर्टिकुलरली जो शॉपिंग सेंटर्स है, मॉल्स है, या दूसरे जो फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स है, वो बिल्कुल खाली रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हो, लॉकडाउन के वजह से हो, या डर के वजह से हो, लोग वहाँ पे उस तरीके से जा नहीं रहे हैं। फुटफॉल काफी घट गया है उनका, जो उनके साल के टर्नओवर है वो काफी गिर गया है। तो ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल है, उसमें निश्चित तौर पे बहुत बड़ी दिक्कतें आई है। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर जो कर्ज का बोझ है उनको थोड़ा कम करना चाहिए। उनके जो डेट बर्डन है उसको कैसे थोड़ा सा मॉडरेट किया जाए, उस पर सरकार का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। सेकंड है, टैक्स सब्सिडी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं है, बट एटलीस्ट लोकल स्तर पे जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है या जो दूसरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, यूटिलिटी चार्जेस है, अगर उसमें कुछ रियायत मिलते हैं तो डेफिनेटली ये सेक्टर को फायदा मिलेगा। शुभंकर जी, डेवलपर संगठन की ओर से कच्चे माल के बढ़ते भाव के चलते अगले 1 या 2 साल में घरों की कीमत में 20 से 30% के इजाफे की बात की जा रही है। जाहिर है कच्चे माल की बढ़ती कीमतें प्रोजेक्ट कॉस्ट तो बढ़ाएंगी और उसका सीधा असर ग्राहक पर ही आएगा। रॉ मटेरियल के भाव को नियंत्रित करने के लिए बजट में कैसे ऐलान होने चाहिए या कैसे ऐलान होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन जो है एक काफी विस्तृत मुद्दा है, और ये एक चुनौती रही है सरकार के सामने, कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए। इन्फ्लेशन हर सेक्टर में है, स्टील के प्राइस में हो, चाहे सीमेंट के प्राइस में हो, चाहे दूसरे सेक्टर में हो। ओवरऑल इन्फ्लेशन लेवल जब तक कम नहीं होगा तो ये इस चीज को सिर्फ रियल एस्टेट स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स लेके इसको कम करना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल बड़ी बात कही आपने कि सिर्फ रियल एस्टेट में रॉ मटेरियल के भाव को नियंत्रित करना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रियल ट्रेंड्स में रियल्टी सेक्टर से या इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी ये कुछ मांगें थी जिनको दिग्गज एक्सपर्ट से आपने सुना, लेकिन एक और बड़ा तबका है जिसने कोविड काल में सबसे ज्यादा मुश्किलें झेली हैं। बेरोजगारी, सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर, भूख और न जाने कितने अनगिनत कष्ट। हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की। हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा ने श्रमिकों से भी जानना चाहा कि बजट में वित्त मंत्री से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। इस समय मैं मुंबई की एक कंस्ट्रक्शन जो वर्क हो रहा है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कुछ मजदूर हैं। इन मजदूरों की भी कुछ मांगे हैं, लेकिन क्या मांगे हैं और वो कितना बजट को समझते हैं वो आइए हम लोग जानते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने की। यहाँ पर आप खड़े, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार सिंह। सुरेश, मुझे ये बताओ, बजट समझते हो? क्योंकि ये जो बजट आने वाला आम बजट, क्या तुमको पता है कि ये क्या है और कैसे? बजट बोले तो अभी महंगाई के अनुसार इतना महंगाई बढ़ गया, जितना हम लोग को कमाई होना चाहिए उससे ज़्यादा, और सरकार भी फिलहाल हम लोग के पीछे ऐसा कुछ उम्मीद भी लगाए लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। मतलब जैसा अभी जैसे महंगाई बोले तो अभी कमाई हम लोग का 200 रुपया है, महंगाई बोले तो भिंडी का रेट अभी 100 रुपया है। तो बजट बोले तो कहाँ से लाएंगे? सरकार से उम्मीद करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हमारा। हम लोग जैसा कमाई होता है, कमाई से हम लोग का भी खर्चा ज़्यादा है, हर चीज़ महंगा हो गया। हम लोगों तो सोचता है हम लोगों के लिए सरकार कुछ करो। हम लोग बहुत बाहर से आया, दूर से, इधर बहुत मेहनत से ये काम मिला है। 2 साल से तो बहुत तकलीफ जा रहा है, न खाने का लिए कुछ पैसा जमा होता है वो भी नहीं होता है। सरकार को गुजारिश करता है हम लोगों के लिए कुछ करो, तो भी नहीं करता है। ये पैसा में क्या होएगा हम लोगों का? जैसा कि आपने भी देखा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा भी है क्योंकि 2 साल इनके बहुत बुरे गए थे और अब जैसे काम मिलने भी लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी अनकही कहानियां भी हैं और इनकी अभी भी इनको उम्मीद नहीं है कि इनकी मांगें पूरी होगी। लेकिन सरकार से इस बात की ज़रूर अपील करेंगे कि इस जो अनदेखा जो ये तबका है जिसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है, इनके बारे में सोचना शुरू करें और इनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए और विश्वास मिले कि अब इनको भी जो इनकी तकलीफ़ें हैं इनको भी दूर करने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए भी लोग हैं। कैमरामैन किरण के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। तो बजट के ऐलानों का इंतजार है। हर क्षेत्र, शेयर बाजार, इंडस्ट्री के दिग्गज दिल थाम कर वित्त मंत्री के बजट भाषण का इंतजार कर रहे हैं। आशा है सबके साथ ही बजट में बढ़ती महंगाई के नियंत्रण, इनकम और रोजगार बढ़ाने के उपायों पर खास फोकस होगा। इसी के साथ प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। शो से जुड़ी आप अपनी राय हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। मिलते हैं बजट डे पर, तब तक के लिए नमस्कार।